गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल से एक और शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। बड़ा एक सिंपल सा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। क्यों नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। तो हम लोग इस प्रश्न को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, इसको स्टडी किया था। ठीक है, हम लोगों ने जाना था कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम यानी उदासीन विलय गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं और इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होता है। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा हीलियम की होती है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी ऊपर से नीचे आयनन ऊर्जा घटती है, बाएं से दाएं आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो इस प्रकार से आयनन ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो बेटे हम लोग देखते हैं कि सेकंड पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज किस प्रकार से होता है। सबसे पहले लिथियम से बेरिलियम, फिर बोरॉन, उससे अधिक कार्बन, उससे अधिक नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे अधिक फ्लोरीन और उससे कहीं अधिक नियोन होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज करने का लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से कम बोरॉन की। तो यहां ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? ठीक है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से भी अधिक है, इधर बोरॉन से अधिक कार्बन की, कार्बन से अधिक नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन की। ये देखो यहां फिर एक गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये क्यों हो रहा है? ठीक है, सब जगह ये ऑर्डर सीधा इस तरीके से लगना चाहिए। ये यहां दो जगह आप देख रहे हैं, ये दो जगह क्यों गड़बड़ हो गया? तो आप जरा इनके कॉन्फ़िगरेशन को जरा स्टडी करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का 1s2 2s2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है मोर स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल है। ठीक है, कंपैरेटिवली इसके कैसे, आप इसको भी देख लीजिए जरा, 1s2 2s2 2p1। देखिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये 100% फिल्ड है और यहां देखो p1 है और इसको क्या कहेंगे हम लोग, लेस स्टेबल। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बेटा, लेस स्टेबल। तो हम लोग जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना यहां इजी होगा और यहां डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि ये जब वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। इसलिए बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी से अधिक होती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इधर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 4 3 7। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन भी मोर स्टेबल है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये भी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के, 1s2 2s2 2p4। यहां ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 4 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टमैटिकली इसके कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बेटे, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि क्यों ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, क्यों बोरॉन के कंपैरिजन में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। ये तो बेटे ये जो हम लोगों ने देखा वो सेकंड पीरियड में देखा। अब चलिए हम लोग थर्ड पीरियड में देखते हैं, थर्ड पीरियड में क्या होता है। थर्ड पीरियड में
सोडियम तो बेटे थर्ड पीरियड में देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सोडियम से मैग्नीशियम ज्यादा है, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से फास्फोरस, फास्फोरस से सल्फर, सल्फर से क्लोरीन, क्लोरीन से आर्गन। ये ऑर्डर होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन वही बात या फिर लागू हो जाती है कि जो मैग्नीशियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो एल्यूमिनियम से अधिक होता है, इधर फास्फोरस का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो सल्फर से अधिक होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एल्यूमिनियम से अधिक है, फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सल्फर से अधिक है। बस वही होता जो आप यहां देख रहे हैं, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो विन्यास कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 ये मैग्नीशियम का विन्यास है। और आप देखेंगे मैग्नीशियम का विन्यास अधिक स्टेबल है हुंड रूल के अकॉर्डिंगली। हुंड के रूल से मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी है, जो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन जितना अधिक स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना कठिन होगा, उतनी अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उससे मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, लेकिन यहां फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस। और फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर। फास्फोरस 15 होता है, मैग्नीशियम 12, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 3, 15। तो आप देखेंगे 3p3 की कंडीशन है। आप यहां भी देखेंगे, यहां भी देखो नाइट्रोजन में भी ऐसा ही हुआ था, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस आता है। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे जिस ग्रुप में नाइट्रोजन है उसी ग्रुप में फास्फोरस आता है जस्ट उसके नीचे। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये भी अपने सीनियर से ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल शो करता है, उसी प्रकार से फास्फोरस भी अपने सीनियर सल्फर के कंपैरिजन में अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है, इधर फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर के कंपैरिजन में अधिक होती है। मतलब जैसा ट्रेंड यहां चलता है वैसे ट्रेंड यहां चलता है, जैसा चेंज यहां होता है वैसे चेंज यहां होता है। और इसको तो आप जानते ही हैं, ये इनर्ट गैसेस है, इनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होता है, सो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी तो अधिक होती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे चाहे वो सेकंड पीरियड हो चाहे फिर वो थर्ड पीरियड हो, आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जेफ इंक्रीज होने के साथ साथ, जेफ की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा भी क्रमशः बढ़ती चली जाती है। एक दो पॉइंट ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे यहां पर जहां एक क्रम थोड़ी देर डिस्टर्ब हो जाता है। यहां आप देखेंगे थर्ड पीरियड में आप देखेंगे तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में जो रिश्ता है वो डिस्टर्ब हो जाता है फास्फोरस और सल्फर में। यानी यहां कई सारे प्रश्न बनते हैं, क्यों नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। आप बता सकते हैं। प्रश्न एक और बनता है, क्यों बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरोन से अधिक होता है। ठीक है, आप बता सकते हैं मैग्नीशियम का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान एल्यूमिनियम से अधिक होता है। आप बता सकते हैं, प्रश्न के रूप में दे सकते हैं कि फास्फोरस का आयनन ऊर्जा का मान, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सल्फर से अधिक होता है। तो इसके जवाब में केवल आपको इतना बताना है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अधिक स्थायी है हुंड रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ये तो इनर्ट गैसेस हैं, तो इनका तो बिल्कुल संभावना है कि इनकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इसकी तुलना में कंपैरेटिवली। तो बेटे हम लोग चलिए इसको एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, एक नए ग्राफ के माध्यम से, कि आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज सेकंड पीरियड में किस प्रकार से होता है और थर्ड पीरियड में किस प्रकार से होता है। चलिए अब आयोनाइजेशन एनर्जी को एक नए डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड में किस तरीके से चेंज होती है। ये हम बात कर रहे हैं
सेकंड पीरियड में। द्वितीय आवर्त में आयोनाइजेशन एनर्जी में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? हम लोग देखते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप देखिए 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। और अभी हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि यदि एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर स्टेबल है तो ये मान लीजिए उस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अधिक एनर्जी की नीड होगी। हम लोग जानते हैं P3 की कंडीशन है या P6 की कंडीशन है, S2 की कंडीशन है या D5 की कंडीशन है, D10 की कंडीशन है। ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो जाहिर सी बात आप देखेंगे ये जो कॉन्फ़िगरेशन देखो 2s2 की कंडीशन है, यहां 2p3 50% p भरा हुआ है और यहां 100% p भरा हुआ है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ज्यादा स्टेबल होगा अगले वाले की तुलना में। तो इसके कंपैरिजन में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जेफ इंक्रीज हो रहा है, इधर से इधर की ओर जेफ बढ़ता है पीरियड में। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेफ की वैल्यू बढ़ती है। जेफ बढ़ने के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी भी सिस्टमैटिकली बढ़ेगी, लेकिन आप देखेंगे इससे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी और इससे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी है। ठीक है, फिर इससे ज्यादा और इससे ज्यादा, फिर इससे कम ऑक्सीजन की। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों जो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अधिक रहता है। ठीक है, और आप देखेंगे सेकंड पीरियड में इस तरीके से यहां बेरिलियम की एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, बोरोन से अधिक हो जाती है। यहां पर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अधिक हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकंड पीरियड है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इस प्रकार से चलता है। केवल दो जगह एक्सेप्शंस हैं, एक बेरिलियम के केस में और एक नाइट्रोजन के केस में। इसको तो अभी यहां कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार से चेंज होती है सेकंड पीरियड में। चलिए अब हम लोग थर्ड पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी में होने वाले चेंज को देखते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड पीरियड में देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज किस प्रकार से होता है। हम लोग सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जेफ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, जेफ इंक्रीज करता है। जेफ के इंक्रीज होने के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन देखिए सोडियम 3s1, मैग्नीशियम 3s2, ये मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एल्यूमिनियम से अधिक हो जाएगी, इससे अधिक होगी मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और उससे ज्यादा सल्फर की होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जो फास्फोरस है नाइट्रोजन का सीनियर है, नाइट्रोजन के ग्रुप से है, तो जैसा नाइट्रोजन में ट्रेंड आपने देखा था वही चेंज यहां दिखेगा कि फास्फोरस का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अपने सीनियर सल्फर से अधिक होगी। मतलब फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी से अधिक होगी। ठीक है, सल्फर से अधिक क्लोरीन और क्लोरीन से अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? आर्गन की होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक जरा सा चेंज आप दो जगह देखेंगे। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से अधिक होती है, फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से अधिक होती है और इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज होता है। तो इस प्रकार से करीब 4 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। क्यों होता है मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा का मान एल्यूमिनियम से अधिक या आयनन विभव का मान एल्यूमिनियम से अधिक? फास्फोरस का प्रथम आयनन विभव सल्फर से अधिक क्यों होता है? नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक क्यों होता है? बेरिलियम का आयनन विभव बोरोन से अधिक क्यों होता है? हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि आयनन विभव और आयनन ऊर्जा में काफी निकट संबंध है। वास्तव में जो आयनन ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु के पदों में आयनन विभव के बराबर हो जाती है और कह सकते हैं कि आयनन विभव वह विभवांतर होता है जो किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे।
तो चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन पे मैंने करीब 4 प्रश्नों को आपको तैयार कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। धन्यवाद।